आज का लेक्चर जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के 11वें पेपर समावेशी विद्यालयों का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की फर्स्ट यूनिट के अनुसार है। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स अप्रोचेस ऑफ व्यूइंग डिसेबिलिटी, जिसके अंतर्गत हम विकलांगता को देखने का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विकलांगता का समसामयिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे विकलांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। विकलांगता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास। विकलांगता का पुराना इतिहास अस्पष्ट है। तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करने पर हमें विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिलती है। प्राचीन समय में लोगों में अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण विकलांगों की दशा शोचनीय थी। उस समय लोग विकलांगता व मंदबुद्धि को पूर्व जन्म के पाप मानते थे। मनुस्मृति में भी ये उद्धृत है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण ही विकलांगता को भोगता है। 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अक्षमता युक्त व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार प्रारंभ हुआ। चाणक्य ने अक्षम व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष शिक्षा की पहली पुस्तक पंचतंत्र रची गई। मुखर्जी के अनुसार 320 से 480 ईस्वी में गुप्त सम्राट के समय शारीरिक रूप से विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। 17वीं सदी में दर्शन शास्त्री रेने डेकार्ड्स ने सीखने के सिद्धांत की नींव रखी। इसी काल में मराठों और पेशवाओं ने गुप्तचरी और जासूसी कार्रवाई हेतु अपने कर्मचारियों में मूक और बधिर लोगों की नियुक्ति की। इस काल में विकलांगों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव दिखता है। विशिष्ट शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें मुख्यतः 18वीं सदी ईसा पूर्व से 18वीं सदी से पूर्व दिखाई देती हैं। इस समय लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में विशेष शिक्षा को शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी में विकलांग और श्रवण अक्षमता के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिससे इस सदी में मुख्य रूप से मानसिक विकलांगों व अक्षमों के प्रशिक्षणों का आधार मिला। सन 1800 ईस्वी में अपंगों और विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा और व्यवस्थित सेवाओं की अवधारणा का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहली बार क्रमबद्ध तरीकों द्वारा विकलांगों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में विकलांगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें समाज में एक सामान्य नागरिक के समान स्थान प्राप्त नहीं था, परंतु धीरे धीरे समाज में उनकी स्थिति में सुधार आने लगा और हम देखते हैं 18वीं सदी के प्रारंभ से उनकी शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाने लगे, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ये क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में भी हम विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को देख रहे हैं। तो सदी दर सदी उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया और वर्तमान में उनकी स्थिति समाज में एक सामान्य नागरिक के समान ही है। पर इतिहास में यदि हम देखें तो स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों का उल्लेख मिलता है जो शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी उन्होंने अपने एक इस विशिष्ट क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमाया। जैसे सूरदास जी दृष्टिहीन थे, जन्मांध थे, परंतु अपनी इस अक्षमता
के बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण के इतने सुंदर भजन रचे जो आज भी जनमानस पर अंकित है। इसी प्रकार महान विद्वान अष्टावक्र थे जो अस्थि विकृत थे, परंतु अस्थि विकृत होने के बावजूद भी वे बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो स्थितियाँ विपरीत होने के बावजूद भी विकलांगता कहीं भी बाधा नहीं होती है, अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो। इसके बाद हम देखेंगे विकलांगता का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, जिसमें विकलांगता की अवधारणा कि विकलांगता है क्या, विकलांगता के बारे में क्या दृष्टिकोण है। तो विकलांगता से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोष से होता है। स्थायी शारीरिक दोष के कारण बालक सामान्य बालकों की सामान्य प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं। मतलब विकलांगता वह है जिसमें किसी व्यक्ति में कोई स्थायी शारीरिक दोष है और उस शारीरिक दोष के कारण वो सामान्य जो दिनचर्या के कार्य हैं उन दिनचर्या के कार्यों में भी बाधा अनुभव करते हैं। जो सामान्य प्रक्रिया के कार्य हैं, सामान्य व्यक्ति जो आसानी से कर पाता है, वो कार्य भी यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक बाध्यता के कारण नहीं कर पा रहा है तो हम उसे विकलांग कहेंगे। अपंग, अंधे, बहरे, वाणी दोष से युक्त तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक भी विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। आम तौर पर विकलांगता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। विकलांगता वह स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी भी आयु में उसके समान व्यवहार, नियमित क्रियाकलाप, कार्य क्षमता आदि को कम या अधिक प्रभावित कर आंगिक, भावात्मक, मानसिक, सामाजिक असंतुलन पैदा कर देती है। तो विकलांगता वह स्थिति है, मतलब विकलांगता किसी व्यक्ति को किसी भी आयु में प्रभावित कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। उसके सामान्य व्यवहार, नियमित क्रियाकलाप और कार्य क्षमता, व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को विकलांगता प्रभावित करती है, नियमित क्रियाकलाप को भी प्रभावित करती है। मतलब सामान्य जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाता है, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। एक सामान्य व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, विकलांगता के कारण वो कार्य प्रभावित होती है, क्षमता उसकी प्रभावित होती है। उसको कम भी प्रभावित कर सकती है और अधिक भी प्रभावित कर सकती है। मतलब अगर विकलांगता की प्रभाविता कम है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता कम प्रभावित होगी, वो थोड़ा और बेहतर कार्य कर पाएगा। पर विकलांगता की प्रभाविता अधिक है तो वो उसकी कार्य क्षमता को ज़्यादा प्रभावित करेगी। और विकलांगता की जो स्थिति है वो व्यक्ति की आंगिक, भावात्मक, मानसिक और सामाजिक असंतुलन को पैदा करती है। सामाजिक असंतुलन मतलब व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। जो समूह में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, उसका वो अपने आप को एक भाग नहीं समझ पाता है, अपने आप को अलग मानता है। उसमें समायोजन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मानसिक रूप से व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। भावात्मक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, सदैव किसी सहारे की आवश्यकता वो महसूस करता है। इसी प्रकार से आंगिक रूप से असंतुलन पैदा होता है। आंगिक रूप से असंतुलन मतलब उसमें शारीरिक रूप से उसका जो व्यक्तित्व है वो उसमें बाधा अनुभव होती है। तो इस प्रकार से जो विकलांगता है वो किसी भी व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और विकलांगता की जो स्थिति है वो उसके दैनिक क्रियाकलाप को, उसकी कार्यक्षमता को और उसके जो सामान्य व्यवहार है, जो एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार करता है, उस व्यवहार को भी विकलांगता प्रभावित करती है। विकलांगता के और अधिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम उसकी परिभाषा को देखेंगे। सैमुअल ए किर्क के अनुसार वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं में भिन्न होते हैं और उनके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। मतलब वे बालक जो सामान्य बालकों से अलग हैं,
किन किन संदर्भों में अलग हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन संदर्भों में कोई भी बालक सामान्य बालक से अलग है, तो उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए, मतलब उसके अंदर जो गुण हैं, प्रत्येक बालक में कोई ना गुण अवश्य होता है। यदि बालक विकलांग है तो उसके व्यक्तित्व में कोई दूसरा गुण है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। तो हमें उस गुण को विकसित करने के लिए किसी विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, और उस विशेष कक्षा के प्रबंध यदि हमें करना पड़ रहा है उसके किसी विशेष गुण को विकसित करने के लिए, और वो बालक सामान्य बालकों से अलग है, तो उसे हम विकलांग कहेंगे। बाल गोविंद तिवारी के अनुसार विकलांगता असंतुलन की वह स्थिति है जो व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर उससे सामान्य व्यक्ति से भिन्न दिखलाती है। मतलब विकलांगता, जैसे हमने पहले पढ़ा कि असंतुलन की स्थिति है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन उत्पन्न करती है, जो व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर सामान्य व्यक्ति से भिन्न दिखलाती है। मतलब ऐसी स्थिति जो किसी व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति में वो विकलांगता की स्थिति है, उसके व्यवहार को वो प्रभावित करके उसे सामान्य व्यक्ति से भिन्न दिखलाती है, तो वो विकलांगता है। शैक्षिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि विकलांगता एक प्रकार की अक्षमता हो सकती है जो किसी बालक विशेष को अन्य सामान्य औसत दर्जे के बालकों के समान शिक्षा ग्रहण करने के अयोग्य बनाती है। मतलब विकलांगता एक प्रकार की अक्षमता है। अक्षमता मतलब क्षमता का नहीं होना। विकलांगता के कारण किसी भी एक विशेष स्थिति में क्षमता होती है, क्षमता नहीं होती है उस कार्य को करने की, और उसके कारण जो बालक है वो सामान्य औसत दर्जे के बालक के समान शिक्षा ग्रहण करने के अयोग्य से बनाती है। मतलब एक नॉर्मल बालक, एक सामान्य बालक जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जिसके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, उस शिक्षा को विकलांगता उस बालक को वैसी शिक्षा लेने के अयोग्य बनाती है। मतलब नॉर्मल बालक जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, विकलांग बालक वह शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हो जाता है। मतलब उसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पर अयोग्यता का मतलब है हमें उसके लिए स्पेशल इफ़ेक्ट करने पड़ेंगे, ना कि हम उसे नॉर्मल एजुकेशन दें कि जैसा नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं वैसा उसे दें, जबकि उसके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी है, विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी है। इसके पश्चात विकलांगता के कारण के क्या कारण होते हैं जिसके कारण विकलांगता आती है किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो मुख्य रूप से जो विकलांगता है उसके 3 कारण होते हैं: जन्म के पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। इन 3 कारण इसमें मुख्य रूप से होंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कारण है जन्म के पूर्व का कारण, और जन्म से पूर्व के कारण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कारण है वंशानुक्रम से संबंधित कारण। वंशानुक्रम का तात्पर्य ये है कि यदि किसी बालक के माता पिता में कोई विकलांगता है, किसी विकलांगता की स्थिति है, तो संभावना होती है कि उस बालक में भी वो विकलांगता होगी। और उसके पश्चात वंशानुगत एक महत्वपूर्ण कारण है, और जन्म से पूर्व के और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि गर्भवती जो माता है उसमें कुपोषण हो या उसका स्वास्थ्य खराब हो। कुपोषण के कारण या पूर्ण पोषण न मिलने के कारण भी गर्भवती माता के पुत्र या पुत्री जो भी बालक होगा उसमें विकलांगता की स्थिति हो सकती है। साथ ही रक्त समूह की जटिलताएं, माता और पिता के दोनों के रक्त समूह में किसी भी प्रकार की असंगति या जटिलता होने के कारण भी विकलांगता की स्थिति होती है। डॉक्टर की सलाह के बिना यदि गर्भवती किसी एंटीबायोटिक या अन्य दवा का सेवन करे तो भी विकलांगता की स्थिति हो सकती है। गर्भावस्था के कारण यदि जो स्त्री है उसके कोई रोग हो जाए, संक्रामक रोग हो जाए, तो भी गर्भ में जो बालक है उसको विकलांगता की स्थिति आ सकती है।
यदि गर्भावस्था के कारण एक्सरे करवाए तो एक्सरे की किरणों से भी विकलांगता हो सकती है। तो ये सारे जो कारण हैं ये जन्म से पूर्व के कारण है। इसके बाद है जन्म के समय के कारण। जन्म के समय का मतलब है कि बालक जब जन्म लेता है उस समय भी विकलांगता की स्थिति आ सकती है, जो कि होता है कि प्रसव के कारण पूर्ण ऑक्सीजन ना मिले तो भी बालक में विकलांगता हो सकती है। यदि समय से पूर्व प्रसव होता है, पूरा समय लेकर ना होकर टाइम से पहले अगर डिलीवरी होती है तो भी विकलांगता की स्थिति आ सकती है। प्रसव के दौरान जो उपकरण प्रयोग में लेते हैं, कई बार असावधानीवश या उन उपकरणों के गलत प्रयोग से भी बालक में विकलांगता की स्थिति आती है। इसके बाद है जन्म के पश्चात के कारण। ऐसा होता है कि कुछ बालक स्वस्थ पैदा होते हैं पर जन्म के पश्चात कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि उनमें विकलांगता आती है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण एक कारण है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कारण। मतलब कोई प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़, भूकंप, तो इसके कारण भी विकलांगता की स्थिति होती है। ये आप प्रत्यक्ष देखते होंगे, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जनधन की हानि में इस प्रकार की स्थिति होती है। और जन्म के पश्चात में यदि कोई संक्रामक रोग हो जाए, संक्रामक रोग के कारण भी विकलांगता की स्थिति होती है। गलत दवा के सेवन के कारण और दुर्घटना के कारण भी विकलांगता की स्थिति हो सकती है। तो विकलांगता जो है वो मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है। किसी भी प्रकार की विकलांगता को देखें तो मुख्य 3 कारण ही होते हैं: जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। विकलांगता के प्रकार। मुख्य रूप से जो विकलांगता है वो 2 प्रकार की होती है। हम सभी प्रकार की विकलांगता देखते हैं और उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, पर मुख्य रूप से विकलांगता 2 प्रकार की होती है। एक तो शारीरिक विकलांगता और एक मानसिक विकलांगता। इस लेक्चर में हम शारीरिक विकलांगता के प्रकार पढ़ेंगे और मानसिक विकलांगता के लिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शारीरिक विकलांगता जो है वो शारीरिक रूप से होती है। मतलब ऐसी स्थिति कि व्यक्ति के शरीर में कोई अक्षमता है, व्यक्ति को बोलने, सुनने, चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वो शारीरिक विकलांगता कहलाती है। मतलब शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार की अक्षमता को हम शारीरिक विकलांगता कहेंगे। मुख्य रूप से जो शारीरिक विकलांगता है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: दृष्टि विकलांगता, वाणी विकलांगता, श्रवण विकलांगता और शारीरिक बाधिता। मुख्य रूप से शारीरिक विकलांगता ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है दृष्टि विकलांगता। जन्म से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं या फिर होती हैं तो उनमें रोशनी नहीं होती है। कुछ बच्चों की आंखों की रोशनी जन्म के पश्चात दुर्घटना, चोट, बीमारी आदि के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से चली जाती है। इस प्रकार के बच्चे स्वयं इधर उधर नहीं जा सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बालक दृष्टि असमर्थ बालक कहलाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, आँखें तो है रोशनी नहीं है, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, कम देख पा रहे हैं, तो वो जो स्थिति है वो दृष्टि बाधिता की स्थिति कहलाती है। जो दृष्टि बाधिता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: आंशिक अल्प दृष्टि दोष अर्थात कम दिखाई देना। ऐसी स्थिति में बालक देख तो पाता है पर बहुत कम देख पाता है, और इस स्थिति में बालक जो है चश्मे का प्रयोग करके देख सकता है। पर दूसरी जो स्थिति है वो पूर्ण दृष्टि अभाव अर्थात दृष्टिहीन। मतलब बिल्कुल भी विज़न नहीं है, बालक कुछ भी नहीं देख पा रहा है, देखने की स्थिति में नहीं है, वो जो स्थिति है वो दृष्टिहीन होती है, वो दृष्टि बाधिता की स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में हमें विशेष जो उपाय करने होते हैं शिक्षा के लिए, जैसे ब्रेल लिपि की पुस्तकें हम बालक को उपलब्ध कराते हैं।
तो विकलांगता जो है, दृष्टि विकलांगता, वो दो प्रकार की होती है। दृष्टि विकलांग जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसा भी वातावरण है, कक्षा का, परिवार का, समाज का, उसके अंदर वो अपने आप को समायोजित कर पाने में बाधा महसूस करते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं और वातावरण की जो स्थिति है उसको देख नहीं पाने के कारण वो स्वयं को समायोजित कर पाने में बाधा अनुभव करते हैं। दृष्टि बाधित बालकों का सीखने का ढंग बालकों के सामान्य बालकों से अलग होता है, क्योंकि सामान्य बालक देखकर व अनुसरण करके सीखते हैं, जबकि इनकी समस्त जानकारी तथा ज्ञान श्रवण इंद्रियों पर आधारित होता है। मतलब जो बालक सीखता है, कोई भी सामान्य बालक जो सीखता है वो देखकर सीखता है, अनुसरण करके सीखता है। लेकिन दृष्टिबाधित बालक तो देख ही नहीं पाते हैं, तो वो सुनते हैं, वो सुनने की जो क्षमता है अपनी वो मजबूत करते हैं, तो सुनकर वो सीखते हैं। तो उनका जो सीखने का तरीका है वो अलग हो गया, कि नॉर्मल बच्चा देखकर सीख रहा है, वो बच्चे सुनकर सीख रहे हैं। इनमें संप्रेषण सक्षमता होती है, मतलब कम्युनिकेशन पावर इनका अच्छा होता है, क्योंकि ये सुनने की जो क्षमता है वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और भाषा के माध्यम से ही अपने माता पिता और साथियों से बात कह पाते हैं और भाषा सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं, केवल सुन पा रहे हैं, तो और ज़्यादा भाषा सीखने के लिए ये प्रेरित होते हैं। दृष्टिबाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। यदि उन्हें उचित शिक्षा दी जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है। मतलब नॉर्मल बच्चों के समान ही इनकी जो मेंटल लेवल है वो होता है, इनका जो बुद्धि का स्तर है वो उनसे और अच्छा हो सकता है अगर हम इन्हें उचित शिक्षा दें तो। ये अमूर्त प्रत्ययों को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि अमूर्त प्रत्ययों को केवल देखकर ही समझा जाता है, जैसे दूरी। मतलब ऐसी चीज़ें जो सिर्फ देखने से अनुभव की जाती है, देखने से समझी जाती है, उन चीज़ों को देखने और समझने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि ये देख नहीं पाते हैं। पर इनकी जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य बालकों के समान ही होती है, और अगर हम इनकी शिक्षा का प्रबंध करें तो ये सामान्य बालकों के समान ही उचित जो है परिणाम देते हैं। इसके पश्चात है वाणी विकलांगता। वाणी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे उत्तम साधन है। हम अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब जो बात हम कहते हैं हम बोलकर ही कहते हैं, समझाते हैं। लेकिन अगर बोलने में कोई दोष है, अर्थात रुक रुक कर बोलता है, हकलाकर बोलता है, या उच्चारण संबंधी कोई दोष है, तो वह वाणी असमर्थ बालक है। मतलब उसमें बोलने संबंधी दोष है। वाणी दोष जन्म से या जन्म के पश्चात दुर्घटना, चोट, बीमारी आदि के कारण हो सकता है। मतलब बोलने संबंधी कोई भी समस्या, बाधा वाणी विकलांगता के अंतर्गत आती है। और वाणी विकलांगता की जो प्रमुख दोष है वो इस प्रकार है। प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष। इसके अंतर्गत कोई बालक किसी भी ध्वनि पर रुक जाता है, मतलब उच्चारण नहीं कर पाता है, या कोई ध्वनि है उसके जगह दूसरी ध्वनि का प्रयोग कर लेता है। जैसे तोता बोलेगा तो तोता नहीं बोल पा रहा है, वो टोटा बोलेगा। मतलब जो ध्वनि है, वास्तविक ध्वनि है, वैसी ध्वनि ना निकाल पाना और उसकी जगह दूसरी ध्वनि निकालना, या किसी ध्वनि पर रुक जाना, या किसी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाना, मतलब आधे अधूरे शब्दों का उच्चारण करना, या फिर जैसी ध्वनि है उसकी जगह दूसरी ध्वनि प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष कहलाती है। ज़्यादातर बच्चों में इस प्रकार की बाधा होती है, पर यह अभ्यास से बालक सुधार लेते हैं। इसके बाद है हकलाना। मतलब कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चों में भी ये समस्या होती है, पर ये भी अभ्यास से सही हो सकती है कि बालक हकलाते हैं। हकलाने के कारण उनको बोलने में बाधा अनुभव होती है। इसके पश्चात है आवाज़ की समस्या।
आवाज़ की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। उसमें बालक जो है ऊंचा बोलता है, स्वर दोष होता है और इसको भी अभ्यास से सही किया जाता है। इसमें स्वर या तो बालक का बहुत ऊंचा हो जाता है या बहुत नीचा हो जाता है, तो इस कारण बालक जो है उसको बोलने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के दोष को भी हम बालक के, जैसे नाक से बोलता है, सांस ले लेकर बोलता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, इस प्रकार के जो दोष हैं वो आवाज़ की समस्या होती है। इसके पश्चात है अंगीय वाणी दोष। अंगीय वाणी दोष मतलब बालक के स्वर तंत्र में किसी प्रकार का दोष होना, मतलब तालु प्लेट का जो है चिपका हुआ होना, तो ये उपचार के बाद ठीक हो जाता है। हेयर लिप समस्या होती है, वो भी उपचार के बाद ठीक हो जाती है। मतलब अंगीय वाणी दोष जो है, वाणी संबंधी दोष, वो उपचार से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या। ऐसे बालक जो श्रवण बाधित होते हैं, मतलब कम सुनते हैं या नहीं सुन पाते हैं, तो जो भी भाषा हम सीखते हैं वो हम सुनकर सीखते हैं, लेकिन अगर बालक सुन ही नहीं पाता है तो वो बोलना भी नहीं सीख पाता है। तो जो बालक कम सुनते हैं उनके साथ वाणी संबंधी समस्या होती है और वो बोलना धीरे सीखते हैं या नहीं सीख पाते हैं, तो इस प्रकार की समस्या भी वाणी बाधिता के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात है देर से बोलने का विकास। 100 में से 5 जो बालक होते हैं वो देर से बोलते हैं, देर से बोलने का उनमें विकास होता है। तो वो देर से बोलना सीखते हैं पर धीरे धीरे वो बोलना सीख जाते हैं। देर से बोलने में जो समस्या होती है, तो वो पारिवारिक समस्या भी हो सकती है बालक की, कि बालक को परिवार में ऐसा वातावरण नहीं मिलता कि वो जल्दी बोलना सीखे, क्योंकि बालक जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो देर से बोलने का जो विकास है वो भी वाणी बाधिता के अंतर्गत आता है, कि बालक देर से बोलना सीखता है पर अभ्यास से बोलना सीख जाता है। तो वाणी संबंधी जो बाधिताएं हैं वो अभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। इसके पश्चात है श्रवण विकलांगता। श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा उन्हें बोलने और भाषा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने और समझने में परेशानी होती है। मतलब वे बालक जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो वो सुन नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाने के कारण उन्हें बोलने और भाषा में भी कठिनाई अनुभव होती है, तो वो सुनने और समझने दोनों में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं या कुछ जन्म के समय तो ठीक होते हैं, लेकिन किसी चोट या दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं। आंशिक श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जो अपनी श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे बिना श्रवण यंत्र या श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन सकते हैं। इस प्रकार किसी भी बालक में श्रवण अंगों में कोई दोष होता है तो उसे श्रवण बाधित बालक कहते हैं। यह दोष कान के अंदर, बाहर या मध्य में भी हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का श्रवण संबंधी दोष श्रवण बाधिता के अंतर्गत आता है और ये श्रवण यंत्र के किसी भी भाग में हो सकता है, जिसके कारण बच्चे को सुनने में बाधा अनुभव होती है। मुख्य रूप से जो श्रवण बाधिता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है कम श्रवण बाधिता। कम श्रवण बाधिता को 27 से 40 डेसिबल की श्रवण बाधिता होती है। कम श्रवण बाधित बालक सामान्य स्तर की बातचीत को तो आसानी से सुन लेते हैं, परंतु उसमें धीमे स्तर में बोलने पर यह बालक नहीं सुन पाते हैं। मतलब नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, हम जैसे सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो वो उसको आसानी से सुन पा रहे हैं, उसमें उनको कोई बाधा अनुभव नहीं हो रही है। पर जब हम
धीरे बोलते हैं, फुसफुसाते हैं, तो वो बालक नहीं सुन पाते हैं। ये ऐसी जो स्थिति है बालक की, वो कम श्रवण बाधिता कहलाती है। मतलब बालक में श्रवण बाधिता तो है, पर वो कम है, ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। वो नॉर्मल जो भाषा है, बातचीत है, उसको आसानी से सुन पा रहा है। इसके पश्चात जो दूसरी स्थिति होती है, वो मंद श्रवण बाधित बालक होते हैं। मंद श्रवण बाधित जो बालक हैं, उनकी श्रवण शक्ति में 40 से 55 डेसिबल तक का नुकसान होता है। इनको सामान्य वार्तालाप सुनने में भी कठिनाई अनुभव होती है। इस प्रकार के बालक सुनने के यंत्र का प्रयोग करके सुन सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो भी वो नहीं सुन पा रहे हैं। सामान्य बातचीत जो नॉर्मल हम करते हैं उसको भी सुनने में बाधा अनुभव करते हैं मंद श्रवण बाधित बालक, और इसके लिए वे श्रवण यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रवण यंत्र के प्रयोग के माध्यम से ऐसे बालक आसानी से सुन सकते हैं। इन्हें मंद श्रवण बाधित बालक कहते हैं। कम श्रवण बाधित बालक नॉर्मल बातचीत को आसानी से सुन सकते हैं। मंद श्रवण बाधित बालक नॉर्मल बातचीत को आसानी से नहीं सुन पाते हैं। इसके पश्चात जो अगली जो श्रेणी है वो है गंभीर श्रवण बाधित बालक। गंभीर श्रवण बाधित जो बालक है उनकी श्रवण बाधिता है 55 से 70 डेसिबल तक, जो काफ़ी ऊंचा बोलने पर सुनाई देता है। मतलब वो नॉर्मल बातचीत तो छोड़िए, जो सामान्य आवाज़ है उसको भी नहीं सुन पा रहे हैं। उनके लिए बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है, आवाज़ को बहुत तेज़ करना पड़ता है। इस प्रकार के बालकों को विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। विशेष प्रशिक्षण से ये बालक सुन सकते हैं। मतलब इनके लिए एक तो यंत्र होगा और बाकी हम साइन लैंग्वेज से भी इनको समझा सकते हैं। अगली जो श्रेणी है वो है पूर्णतया श्रवण बाधित बालक। पूर्णतया श्रवण बाधित बालक मतलब श्रवण बाधिता 70 से 90 डेसिबल या उससे भी ज़्यादा। इस प्रकार के जो बालक हैं उन्हें श्रवण यंत्र के प्रयोग के साथ भी सुनने में कठिनाई होती है। ये प्राय बधिर होते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, और इसलिए ज़रूरी है इस प्रकार के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये जो बालक होते हैं बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, इसलिए ज़रूरी है इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे जो श्रवण बाधिता है, वाणी बाधिता है और दृष्टि बाधिता है, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य कक्षा में अगर ये बालक हैं तो उनके लिए हमें विशेष प्रबंध करना चाहिए। इसके पश्चात है शारीरिक बाधिता। शारीरिक बाधिता में वे बालक आएंगे जिनमें शारीरिक रूप से कोई क्षति होती है। अपने अक्षम अंगों के कारण वह बालक वातावरण से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। शारीरिक बाधित बालकों में साधारण बालकों की अपेक्षा शारीरिक शक्ति कम होती है। यह बालक सहज में ही पूरा हो सकने वाले कामों में भी रुकावट महसूस करते हैं। उन्हें सामान्य कार्यों में किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बच्चे शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चे कहलाते हैं। शारीरिक विकलांगता उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। मतलब ऐसे बालक जिनके शारीरिक रूप से कोई कमी है, और जो शारीरिक कमी है उसके कारण वे कोई जो सामान्य कार्य हैं, जो नॉर्मल कार्य हैं, वे भी नहीं कर पा रहे हैं। दैनिक जो उनका क्रियाकलाप है वो भी प्रभावित हो रहा है। वो बालक शारीरिक बाधित बालक कहलाते हैं। और ये जो नॉर्मल काम आसानी से हम पूरा कर पाते हैं, उन काम को करने में भी इनको बाधा अनुभव होती है, रुकावट अनुभव होती है, कठिनाई महसूस करते हैं। शारीरिक शक्ति इनकी कम होती है, इस कारण ये बाधा अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक हैं वे शारीरिक बाधित बालक कहलाते हैं। तो जितने भी विकलांगता के प्रकार हमने पढ़े, तो ये जो विकलांगता है, ये इस प्रकार के बालकों को हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि हम ऐसे बालकों की पहचान करें। कैसे करें पहचान? हम कक्षा में उनके व्यवहार को देखकर उनकी पहचान कर सकते हैं। हम चिकित्सीय परीक्षण के माध्यम से उनकी पहचान कर सकते हैं। हम उनके अवलोकन के माध्यम से उनकी पहचान कर सकते हैं। और पहचान के पश्चात उनकी बाधिता या विकलांगता की स्थिति
की पहचान हम करें, किस स्थिति में उसकी विकलांगता है। यदि चिकित्सीय परामर्श से उनकी विकलांगता में हम सुधार ला सकते हैं तो हमें उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। उनके लिए विशिष्ट शिक्षक होने चाहिए, विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, और जितने भी संसाधन उनके लिए आवश्यक है वो संसाधन हमें उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए स्कूल में, ताकि वे उनकी शिक्षा में बाधा ना अनुभव करें और सामान्य बालकों के समान वो शिक्षा प्राप्त करें। तो विकलांग बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? विकलांग बालकों की शिक्षा। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को प्राय मानसिक रूप से कमज़ोर मान लिया जाता है। जो नॉर्मल फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, हम उनको सामान्य मानसिक रूप से भी कमज़ोर मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वे शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो उनके अंदर शारीरिक विकृति हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वे मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं। मानसिक रूप से वे बच्चे बिल्कुल सामान्य होते हैं, सामान्य बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अतः ऐसे बच्चों को शिक्षा का आयोजन इनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रख के करना चाहिए। मतलब जिस भी प्रकार की शारीरिक कमी बालक में है, उस शारीरिक कमी को हमें पहचानना है। अवलोकन से, चिकित्सीय परीक्षण से और निरीक्षण से, जो भी हमें परीक्षण करना है उसके माध्यम से हम उनकी शारीरिक कमी को पहचानें और उस कमी को ध्यान में रख के उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हम बालकों के लिए करें। ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकलांगता इनके मनोविज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मतलब बालक में विकलांगता है तो वो स्वयं को हीन समझने लगता है, समाज से अलग समझने लगता है, अपने आप को समाज का एक हिस्सा नहीं मानता है। कक्षा में भी वो अपने आप को अकेला अनुभव करता है। तो हमें उनकी शिक्षा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उन बच्चे में हीन भावना दूर हो, वो अपने आप को सामान्य बालक समझे और सामान्य बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करे। अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझे कि जैसे और बालक हैं वैसा ही मैं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सामान्य बालकों के समान समस्त कार्य कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है। कक्षा का वातावरण में भी हमें इसी प्रकार का करना है। सभी बालक इन बालकों का सहयोग करें और अपने साथ इनको रखें और बच्चे स्वयं उस समूह का हिस्सा स्वयं को समझे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व चिकित्सीय सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था करके इनकी शक्ति का सदुपयोग कर हम समाज में राष्ट्र के लिए उपयोगी बना सकते हैं इनको। मतलब हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले तो हमें बालक की जो विकलांगता है उस स्थिति को पहचानना है। बालक मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि बालक शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ बालक है। जैसा एक सामान्य बालक होता है वैसा ही ये बालक है, और उसकी जो शारीरिक स्थिति है हम उसको पहचानें। उनकी शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की करें कि उसके अंदर जो स्वयं के प्रति नकारात्मकता है वो दूर हो। वो जो स्वयं को कम समझ रहा है, हीन समझ रहा है, हमें उस स्थिति से उसको निकालना है शिक्षा के माध्यम से। ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक के अंदर जो शक्ति है, जो गुण है, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, हमें उनको निकालना है, उनका विकास करना है। और शिक्षा, हम विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करके ऐसे बालकों की जो विशेष क्षमताएं हैं उनको विकसित करके, उन शक्तियों का सदुपयोग करके हम ऐसे बालकों को समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बना सकते हैं। मतलब हम समाज को ऐसे बेहतर नागरिक दे सकते हैं इन विकलांग बालकों में कि वो जिन उनमें और जो बेहतर क्षमताएं हैं हम उनका विकास करें और राष्ट्र को एक बहुत बेहतर नागरिक दे सकते हैं। तो हमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था उनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रख के करनी है। जिस भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है, दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, वाणी बाधिता, शारीरिक विकलांगता, तो जो भी प्रकार की हमें विकलांगता है उसे हमें पहचानना है और उसी अनुसार हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है। साथ ही उनको हीन भावना से निकालकर
उनके अंदर ये भावना डालनी है कि वो भी नॉर्मल बालक हैं। जैसे सामान्य सभी बालक सीखते हैं, वैसे ही वो बालक भी अपना पढ़ना सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें विकलांगता को ध्यान में रखकर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी है, और विकलांग बालक भी किसी भी बालक से कम नहीं है, इस दृष्टिकोण के साथ हमें उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, प्रबंध करना है। तो ये जो हमने इस लेक्चर में देखा, इसके पश्चात अगले लेक्चर में हम मानसिक विकलांगता को विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने शारीरिक विकलांगता के प्रकार, शारीरिक विकलांगता के कारण और शारीरिक विकलांगता के जो बालक हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए थी, इस प्रकार के जो हमने पूरा इसमें अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अगले लेक्चर में मानसिक विकलांगता को लेंगे। विकलांग जो बालक हैं उनकी शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं वो हम निकालें और समाज के लिए उनको उपयोगी बनाएं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी बालक जो हमारी कक्षा में हैं वो हमारे लिए समान बालक हैं। किसी भी प्रकार की कमी को हमें उनको नहीं देखना है। उनके अंदर जो गुण हैं, सभी बालकों में जो गुण हैं उनको बाहर निकालना है, और उन गुणों को विकास करके हमें समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक तैयार करने हैं। आशा है ये जो जानकारी है ये आपके लिए उपयोगी होगी। विश्वविद्यालय